आज हम लोग फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित करंट अफेयर्स में अर्थवर्ष की जनवरी 2022 से जून 2022 तक में योजनाएं, मिशन एवं कार्यक्रम एवं अभियान के बारे में कब कहाँ कहाँ योजनाएं कब हुआ, इसके बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। जिसमें है पहले पढ़े भारत अभियान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान ने 1 जनवरी 2022 को 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ किया। मतलब पढ़े भारत मतलब इस भारत को पढ़े भारत अभियान। यह अभियान छात्रों को सीखने के स्तर में सुधार लाने या रचनात्मक महत्वपूर्ण चिंतन, शब्दावली के साथ साथ मौखिक तथा लिखित दोनों तरह से अभिव्यक्ति की क्षमता विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बाल वाटिका से 8वीं कक्षा तक के बच्चे इस अभियान का हिस्सा होंगे। यह अभियान 1 जनवरी 2022 से शुरू होकर 10 अप्रैल 2022 तक 100 दिन मतलब 14 सप्ताह के लिए आयोजित किया गया है। अगला है राइट टू पी अभियान। महाराष्ट्र के नागपुर में राइट टू पी अभियान को शुरू किया गया। इस अभियान को नागपुर स्थित एक सिटीजन फोरम के द्वारा, कौन सा फोरम? सिटीजन फोरम के द्वारा किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को क्या स्वच्छ, सुरक्षित और निःशुल्क शौचालय उपलब्ध करवाना है। इस अभियान के तहत सार्वजनिक मूत्रालयों और शौचालयों के सर्वेक्षण के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर नागपुर नगर निगम को भेजी जाएगी। इस अभियान से कार्यरत महिलाओं की शौचालय संबंधी शिकायतों का पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अगला है क्वार जल विद्युत परियोजना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसमें है 22 अप्रैल 2022 में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दी गई है। यह सिंधु बेसिन का हिस्सा है और जिले में आने वाले कम से कम 4 परियोजनाओं में से एक होगी, जिसमें 1000 मेगावाट की पाकल दुल जल विद्युत परियोजना और 624 मेगावाट की किरू जल विद्युत परियोजना शामिल है। क्वार परियोजना को चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 की पुरानी सिंधु जल संधि के तहत दोनों देश सिंधु बेसिन में यह 6 नदियों के जल को साझा करते हैं, जो भारत पाकिस्तान की ओर बहती है। भारत से पाकिस्तान की ओर बहती है जाती है। इनमें से 3 पूर्व नदियां हैं, जिसमें है सतलज, ब्यास, रावी पर भारत का पूर्ण अधिकार है, जबकि पश्चिमी नदियां चिनाब, झेलम और सिंधु पर पाकिस्तान का अधिकार है। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार पहल। 3 जनवरी 2022 को केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल ने हैदराबाद में आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 75 करोड़ सूर्य नमस्कार की पहल का उद्घाटन किया। 75 करोड़ सूर्य नमस्कार योजना भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के एक श्रद्धांजलि भी है। इस योजना में भाग लेने वाले लोगों के लिए सूर्य नमस्कार का योग अभ्यास यानी सूर्य का अभिवादन 21 दिनों के लिए दिन में 13 बार निर्धारित किया गया। मैंने सूर्य का जो अभिवादन करना है 21 दिनों के बाद 13 बार निर्धारित किया गया। यह कार्यक्रम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, जिसमें है पतंजलि योगपीठ, हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, NYESF राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स फेडरेशन, गीता परिवार और कीड़ा भारती द्वारा आयोजित किया जा रहा है। सार कार्यक्रम। भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के हिस्से के रूप में स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिक टुवार्ड्स एक्शन
एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम शुरू किया। यह आवास एवं शहरी कार्य कार्य मंत्रालय, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर और देश के अग्रणी भारतीय शैक्षणिक संस्थानों की एक संयुक्त पहल है। कार्यक्रम के तहत देश के 15 प्रमुख वास्तुकला और योजना संस्थान स्मार्ट सिटी के साथ मिलकर स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शुरू की गई ऐतिहासिक परियोजनाओं का दस्तावेजीकरण करेगा। इन दस्तावेजों में सर्वोत्तम परंपराओं से सीखने, छात्रों को शहरी विकास परियोजनाओं पर जुड़ाव के अवसर प्रदान करने और शहरी चिकित्सकों को शिक्षाविदों के बीच तत्काल सूची के प्रसार के बारे में उल्लेख किया जाएगा। अब है सेहत पहल। इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। 1 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्रालय ने सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली कंसल्टेशन नामक एक ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच के माध्यम से सेवानिवृत्त सैनिकों और सैन्य कर्मियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए दवाओं को होम डिलीवरी मतलब घर पर डिलीवरी शुरू करने की शुरुआत की है। यह सेना के तीनों अंगों के लिए एक टेली कंसल्टेंट सेवा है जिससे सभी पात्र सैन्य कर्मियों और उनके परिवार को लिए बनाया गया है। 27 मई 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मरीजों को उनके घरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के लिए सरकार की प्रतिबद्धता के तहत इस पहल का शुभारंभ किया गया है। बहुआयामी साहसिक खेल अभियान। 7 जनवरी 2022 को रक्षा मंत्री ने फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबद्ध खेल संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी दिखाई है। निमास के निर्देशक के नेतृत्व में इस अभियान की शुरुआत नवंबर 2021 में की गई थी। इस ग्रुप में सेना के 8 जवान और अरुणाचल प्रदेश के 4 युवा सहित 12 लोग शामिल हैं। अभियान दल ने आल्प्स पर्वत श्रृंखला में 250 किलोमीटर से अधिक शीतकालीन ट्रैकिंग की जिसमें फ्रेंच, स्विस, इतालवी आल्प्स को कवर करने वाला 2D मोंट ब्लैंक ट्रैक शामिल है। जल मेट्रो परियोजना। केरल के कोच्चि शहर दिसंबर 2021 में अपनी पहली नाव के लॉन्च के बाद जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया जिसका नाम है मुजिरिस। यह कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित 23 बैटरी चलित इलेक्ट्रॉनिक नौकाओं में से एक है। यह 747 करोड़ रुपये की परियोजना है जो कोच्चि वाटर मेट्रो लिमिटेड द्वारा संचालित है। इस परियोजना को भारत और जर्मन वित्तीय सहयोग के साथ 85 मिलियन यूरो मतलब 579 करोड़ रुपये के दीर्घकालिक ऋण समझौते के माध्यम से वित्त पोषित किया गया है। लीप स्टार्टअप प्रोग्राम। भारत की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइटों में से एक फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है। ई-कॉमर्स वेबसाइट ने फ्लिपकार्ट ने अपना पहला स्टार्टअप प्रोग्राम लीप लॉन्च किया है। इसे लीप अहेड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य भारत में स्टार्टअप्स की मदद करना। इस लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट 2 प्रोग्राम और FLA लागू करेगा। इस लीप प्रोग्राम के तहत फ्लिपकार्ट ने 2 प्रोग्राम, एक हो गया FLIN फ्लिन और FLA लागू करेगा। FLIN का फुल फॉर्म है फ्लिपकार्ट लीप इनोवेशन नेटवर्क और FLA का फुल फॉर्म है फ्लिपकार्ट लीप अहेड लागू करना। यह अत्याधुनिक तकनीकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले स्टार्टअप में निवेश करेगा। साथ ही यह उन स्टार्टअप्स में निवेश करेगा जो कंपनी के लिए प्राथमिकता वाली नवीन तकनीकों पर काम कर रहे हैं। चयनित स्टार्टअप फ्लिपकार्ट की टेक और उत्पाद टीमों के साथ काम करेगा। तेजस परियोजना। 27 मार्च 2022 को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने
दुबई एक्सपो के दौरान विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस ट्रेनिंग फॉर एमिरेट्स जॉब्स एंड स्किल्स तेजस शुभारंभ करेगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र प्रदान कर और विदेशों में रोजगार देना है। तेजस प्रोग्राम में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो के तहत भारतीयों को प्रशिक्षण करने के लिए कौशल और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य भारतीयों को कुशल बनाकर प्रमाण पत्र और विदेशों में रोजगार देने के बारे में है। स्माइल योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार 12 फरवरी 2022 को नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर के भीम ऑडिटोरियम में केंद्रीय क्षेत्रक योजना स्माइल सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइजेज का शुभारंभ करेगा। इस योजना का मकसद हाशिए पर खड़े व्यक्तियों को आजीविका के उद्यम के रूप में मदद करेगा। हाशिए पर खड़े गरीबी या निर्धनता पर खड़े व्यक्तियों को आजीविक उद्यम के रूप में मदद करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के तत्वावधान में इस योजना से ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य किए जाएंगे। यह योजना उन अधिकारों को मजबूती और विस्तार प्रदान करती है जो इस लक्षित समूह को जरूरी कानूनी सुरक्षा और सुरक्षित जीवन भरोसा प्रदान करेगा। स्माइल योजना के दो भाग हैं। पहला, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण हेतु व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्रक योजना और दूसरा, भीख मांगने के कार्य में लगे लोगों को व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। मंत्रालय ने इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक के लिए 365 करोड़ रुपयों के लिए आवंटित करेगा। सीड योजना 16 फरवरी 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने डीएनटीएस की आर्थिक अधिकारिता के लिए सीड योजना का शुभारंभ किया। गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध-घुमंती समुदाय के कल्याण के लिए यह योजना शुरू की गई। यह योजना किन-किन के लिए शुरू की गई? खानाबदोश और अर्ध-घुमंती समुदाय और गैर अधिसूचित लोगों के लिए यह योजना शुरू की गई। कौन सी योजना? सीड योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों की अवधि में लगभग 200 करोड़ रुपए के खर्च किए जाने की आशंका जताए हैं। वही डीएनटीएस सबसे उपेक्षित, हाशिए पर, आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित समुदाय, ऐतिहासिक रूप से उनकी कभी भी निजी भूमि या घर के स्वामित्व तक पहुंच नहीं थे। इन जनजातियों को आवासीय उपयोग और अपनी आजीविका के लिए जंगलों और चराई की भूमि का उपयोग किया। वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम के बारे में हम लोग जानकारी इकट्ठा करते हैं। 14 फरवरी 2022 को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया गया। इनमें महिलाएं फिश स्केल से आभूषण और शो पीस बनाएगी। सिडबी वैकल्पिक आजीविका से अप्रत्यक्ष रूप से राजस्व अर्जित करने वाले 50 महिलाओं को लाभ प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के तहत बाद में इन महिलाओं से अन्य उम्मीदवारों के बीच ज्ञान को दोहराने और प्रसार करने के लिए एक प्रशिक्षक बनाने की उम्मीद की जा रही है। अब है नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में कुछ जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें है 16 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 और 2021-22 की बजट घोषणाओं के अनुरूप
प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने हेतु 2022-27 की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम को मंजूरी दी है। देश में प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर अब सभी के लिए शिक्षा कर दिया गया। कहने का मतलब है प्रौढ़ शिक्षा का नाम बदलकर क्या कर दिया, सभी के लिए शिक्षा कर दिया। यह बजट 2021-22 के अनुरूप है, जिसमें संसाधनों प्रौढ़ शिक्षा को कवर करने के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल पर पहुंच में विस्तार की घोषणा की गई है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का अनुमानित कुल परिव्यय 1037.90 करोड़ रुपये है, जिसमें वर्ष 2022-27 के लिए क्रमशः 700 करोड़ रुपये केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये राज्य हिस्सा शामिल है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य न केवल आधारभूत साक्षरता और अंकगणित की शिक्षा प्रदान करना, बल्कि उन घटकों को भी शामिल करा जो 21वीं सदी के नागरिकों के लिए आवश्यक होगा। प्रोजेक्ट आहरण। अब है प्रोजेक्ट आहरण के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, जिसमें है असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद अब प्रोजेक्ट आहरण को शुरू करने का फैसला किया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा ने असम सरकार ने प्रोजेक्ट सद्भावना के बाद अब प्रोजेक्ट आहरण शुरू करने की फैसला किया है। प्रोजेक्ट आहरण के द्वारा दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए मार्गदर्शन करते हुए उनके कौशल को सुधारा जाएगा। असम सरकार इस प्रोजेक्ट को टाटा ग्रुप के साथ मिलकर करेगी। यह 4 वर्षीय कार्यक्रम दूर दराज के इलाकों में रहने वाले गरीब छात्रों के लिए है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीब परिवार के प्रतिभाशाली छात्रों को मार्गदर्शन करना है। इसके अतिरिक्त इनमें इन छात्रों के कौशल विकास के लिए भी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। अब है ऊपरी भद्रा परियोजना। 16 फरवरी 2022 को कर्नाटक की ऊपरी भद्रा परियोजना को केंद्र सरकार की समिति द्वारा राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा प्रदान किया गया। राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त करने वाली यह कर्नाटक की पहली परियोजना है। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिए जाने से यह मध्य कर्नाटक के सिंचाई परिदृश्य को परिवर्तित करने में मददगार साबित होगी, जिसके लिए राज्य को केंद्र से 12,500 करोड़ रुपए की राशि बतौर सहायता मिलेगी। यह परियोजना चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, दावणगेरे और तुमकुरू के सूखाग्रस्त जिलों में सूक्ष्म सिंचाई मतलब छोटे रूप में सिंचाई के माध्यम से 2,25,515 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब है भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान। इसमें जानते हैं क्या क्या है जो इसमें 25 फरवरी 2022 को शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत के श्रेष्ठ भारत के तहत भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान का शुभारंभ किया। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी संस्कृति विविधता को प्रोत्साहित करने, बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का प्रसार करने के लिए शुरू किया गया। इसका उद्देश्य शिक्षा मंत्रालय और माय गवर्नमेंट इंडिया द्वारा विकसित भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना, यह सुनिश्चित करना है कि लोग भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल हासिल कर सके। डोनेट ए पेंशन कार्यक्रम। 7 मार्च 2022 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने सहायक कार्यक्रम के लिए योजना बनाने और पेंशन फंड में योगदान करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन प्रोग्राम की शुरू करेगा। इस नई पहल के तहत नागरिक अपने तत्काल सहायक कर्मचारी जैसे घरेलू कामगार, ड्राइवर, सहायकों आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान कर सकते हैं। सागर परिक्रमा के बारे में जानते हैं।
5 मार्च 2022 को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने तटीय मछुआरों की समस्याओं को जानने के लिए सागर परिक्रमा का उद्घाटन किया। परिक्रमा पहले चरण में मांडवी, गुजरात से शुरू हुई और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों में होते हुए विभिन्न राज्य केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 से शुरू होकर 6 मार्च 2022 तक पोरबंदर में समाप्त होगी। अब है सीमा दर्शन परियोजना का क्या है। 10 अप्रैल 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के बना बनासकांठा जिले के नड़ाबेट में सीमा पर्यटन परियोजनाओं या सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। यह परियोजना गुजरात सरकार के पर्यटन विभाग और सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई। यह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 125 करोड़ रुपए की लागत वाली यह परियोजना एक प्रमुख सीमा पर्यटन स्थल के रूप में तैयार की जा रही है। परियोजना के आकर्षण में बीटिंग द रिट्रीट समारोह शामिल होगा। पर्यटन यहाँ भारतीय सेना और बीएसएफ के विभिन्न हथियारों को देख सकेंगे। अब है कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान। इसमें क्या क्या है जो जानते हैं। 7 मार्च 2022 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ मिलकर औपचारिक शिक्षा कौशल प्रणाली के तहत किशोरियों को वापस स्कूल लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया गया। इस अभियान के अंतर्गत किसी कारणवश स्कूली पढ़ाई छोड़ चुकी देश भर के 11 से 14 वर्ष की बालिकाओं को औपचारिक शिक्षा में वापस कराई जाएगी। आगे स्त्री मनोरक्षा परियोजना। 2 मार्च 2022 को महिला और बाल विकास मंत्रालय स्मृति जुबिन ईरानी ने बेंगलुरु में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का लक्ष्य देश भर में 6000 वन स्टॉप केंद्रों ओएसजी के पदाधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण प्रदान करना। यह परियोजना देश की महिलाओं को मानसिक स्वास्थ्य और मनोवैज्ञानिक आरोग्य पर जोर देगी। इसके केंद्र में ओएससी पदाधिकारियों का क्षमता निर्माण है ताकि वे हिंसा तथा मुसीबत झेलकर वन स्टॉप केंद्र पर आने वाले महिलाओं के मामलों को हल करने के लिए तकनीकी और कौशल से लैस हो सके। यह प्रशिक्षण इसीलिए दिया जाएगा ताकि पदाधिकारी ऐसी महिलाओं को संवेदनशीलता से काम करें। कौशल्य मातृत्व योजना। 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 की सहायक राशि दी जाने का प्रावधान है। योजना से बच्चियों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। कौशल्य मातृत्व योजना की शुरुआत 8 मार्च 2022 को की गई। इस योजना के तहत द्वितीय पुत्री के जन्म पर महिलाओं को 5000 रुपये दिया जाएगी जिससे कि बच्चों के पालन पोषण में मदद मिलेगी। अम्मा और बहनी योजना। अम्मा और बहनी योजना 4 मार्च 2022 को सिक्किम में शुरू की गई। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांगा सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हुए? प्रेम सिंह तमांगा ने अम्मा और बहनी योजना शुरू करने की घोषणा की। राज्य सरकार गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना गैर कामकाजी महिलाओं के लिए अम्मा योजना और छात्राओं के लिए बहनी योजना शुरू करेगी। अम्मा योजना के तहत राज्य के सभी गैर कामकाजी माताओं को हर वर्ष 20,000 रुपये उनके बैंक खाते में भेजे जाएंगे। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का नाम राज्य की मतदाता सूची में होनी चाहिए। और बहनी योजना के तहत राज्य सरकार कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी छात्राओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देगी। इस समय राज्य में 18,000 छात्राएं कक्षा 9 में पढ़ रही है।
अब है समर्थ पहल योजना। समर्थ पहल। समर्थ पहल के बारे में जानते हैं, जिसमें है 7 मार्च 2022 को केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन समर्थ लॉन्च किया है। समर्थ महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर एवं स्वतंत्र बनाएगा। समर्थ है जो महिलाओं को स्वरोजगार प्रदान करेगी और उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाएगी। समर्थ के तहत एमएसएमई मंत्रालय द्वारा आयोजित मुक्त कौशल विकास कार्यक्रम में 20% सीटें महिला उद्यमिताओं के लिए आवंटित की जाएगी, जिसके माध्यम से वर्ष 2022-23 में लगभग 7,500 महिलाओं को मदद मिलेगी। एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं के तहत विपणन सहायता के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भेजे गए एमएसएमई व्यापार प्रतिनिधि मंडल का 20% महिलाओं को स्वामित्व वाले सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को समर्पित होगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एनएसआईसी की वाणिज्यिक योजनाओं पर वार्षिकी प्रसंस्करण शुल्क पर 20% की छूट महिला उद्यमिताओं द्वारा वर्ष 2022-23 में प्राप्त की जा सकती है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना। विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एआईआईबी ने गुजरात सरकार की मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के लिए 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। इसका उद्देश्य राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता को सुधार करना है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने गुजरात सरकार के मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस परियोजना के तहत 7500 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान करेगी। इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। हिम प्रहरी योजना। 5 अप्रैल 2022 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय गृह मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के जनपद में हिम प्रहरी योजना लागू किए जाने में केंद्र के सहयोग का अनुरोध किया। यह उत्तराखंड के सीमांत जिलों अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगे उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में पलायन को रोकने एवं देश की सुरक्षा के हिसाब से वहां भारतीय आबादी को बसाने की योजना है। अमृत सरोवर मिशन। 24 अप्रैल 2022 को जम्मू कश्मीर की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा जल निकायों को पुनरुद्धार और कायाकल्प के लिए अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत की। अमृत सरोवर मिशन जल संरक्षण की जरूरत पर फोकस करता है, जिसके तहत प्रत्येक जिलों में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में भारत का पहला अमृत सरोवर बनकर तैयार हो चुका। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किए गए संकल्पों में से 75 अमृत सरोवर की योजना का कार्य युद्ध स्तर है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग का सांबा जिला प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला भारत का पहला जिला बन गया। सांबा जिले में 11 अप्रैल से 21 अप्रैल 2022 तक राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के विशेष पंजीकरण अभियान के बाद यह उपलब्धि हासिल हुई। सांबा जिले में कुल 62,641 परिवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गोल्डन कार्ड के लिए पात्र हैं। इस कार्ड पर सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का उपचार निःशुल्क करवाया जा सकता है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना DACE। 22 अप्रैल 2022 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर अंबेडकर
फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्ट केंद्र योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 31 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में इस योजना की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करने के लिए की जा रही है। डी डीएसीआई योजना के अंतर्गत प्रत्येक कोचिंग केंद्र के लिए कुल 100 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई। कोचिंग के लिए कुल स्वीकृत सीटों में से 33% सीटों पर अनुसूचित जाति के योग्य महिला उम्मीदवारों को प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत कोचिंग का लाभ किसी छात्र द्वारा केवल एक ही बार प्राप्त किया जा सकता है। विश्वविद्यालय को 100 छात्रों के लिए 75,000 रुपये प्रति वर्ष प्रति छात्र प्रदान किए जाएंगे। अर्थात इस योजना का संचालन करने के लिए विश्वविद्यालय को प्रति वर्ष कुल 75 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। जीवला नामक ऋण योजना। मई 2022 में महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की जेलों में बंद कैदियों के लिए अपनी तरह की एक पहली क्रेडिट योजना शुरू की। जीवला नामक ऋण योजना जीवला नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सरकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई जो 3 वर्ष से अधिक की जेल में सजा काट रहे हैं। इस पायलट योजना को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया, जिसे लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा। सुपोषित मां अभियान का द्वितीय चरण। 17 मई 2022 को राजस्थान के कोटा में सुपोषित मां अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, हंसा फाउंडेशन का प्रेरणा स्रोत माता श्री मंगला जी एवं श्री भोले जी महाराज ने किया। इस अभियान के तहत 3000 गर्भवती महिलाओं को सुपोषित करने का लक्ष्य रखा गया, जिसमें कोटा के 2000 एवं बूंदी के 1000 महिला शामिल है। इस अभियान के पहले चरण में लगभग 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। 29 फरवरी 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से एक राष्ट्रीय अभियान सुपोषित मां अभियान प्रारंभ किया था। आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान। 28 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के 75 जिलों को 9 केंद्रीय मंत्रालयों की लाभार्थी योजना के साथ संतृप्त करने के मिशन के साथ एक 90 दिवसीय आज़ादी से अंत्योदय तक अभियान ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह द्वारा शुरू किया गया। इंडिया @75 आज़ादी का अमृत महोत्सव AKAM मनाते हुए पहचाने गए 75 जिलों को 99 अंशसंघ स्वतंत्रता सेनानियों के जन्म स्थल के साथ जोड़ा गया है। अभियान का कार्यान्वयन, निगरानी और परिणाम ग्रामीण विकास मंत्रालय MORD के अधीन होगा। भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम। 24 मई 2022 को ओडिशा में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ट्रस्ट ABFT के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC के ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम OBEP का शुभारंभ किया। यह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का भारत में पहला ओलंपिक मूल शिक्षा कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य युवाओं को उत्कृष्टता, सम्मान और दोस्ती के साथ ओलंपिक मूल्यों को परिचित कराना है। यह एक मूल आधारित पाठ्यक्रम होगा जिसके शुरुआत में राउरकेला और भुवनेश्वर के 90 स्कूल में लागू किया जाएगा, जिसमें लगभग 32,000 बच्चों को शामिल होने की शंका है। मुख्यमंत्री मितान योजना। 1 मई 2022 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू किया। मितान का अर्थ है मित्र या दोस्त। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र बघेल ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की। मितान का अर्थ है मित्र या दोस्त।
इसके तहत छत्तीसगढ़ के निवासी अपने घर पर लगभग 100 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब है लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण। 8 मई 2022 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेटियों की पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। बेटियों की पढ़ाई के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना का दूसरा चरण शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार की लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना के मदद से 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर कॉलेज में एडमिशन लेने वाले बच्चों को 25,000 रकम की 2 अलग-अलग किस्त में दी जाएगी। मेडिकल, आईआईएम, आईआईटी या इस तरह के किसी संस्थान में एडमिशन लेने पर पूरी फीस राज्य सरकार भरेगा। राज्य में प्रत्येक 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाता है। चारा बिजाई योजना। मई 2022 में हरियाणा सरकार ने चारा बिजाई योजना शुरू की। यह योजना गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लोक मिलनी जन संवाद कार्यक्रम। मई 2022 में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपनी अपनी प्रकार के पहले जन संवाद कार्यक्रम लोक मिलनी शुरू किया है। इस संवाद कार्यक्रम का लक्ष्य लोगों को उनकी शिकायतों के निवारण के लिए एकल खिड़की मंच प्रदान करना है। ई अधिगम योजना। मई 2022 में हरियाणा सरकार ने अपनी महत्वाकांक्षी ई अधिगम योजना शुरू की। इसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों के करीब 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। क्या बात है। सरकार का उद्देश्य 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को उपकरण देने का है। हरियाणा सरकार ने ई अधिगम योजना के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के सरकारी स्कूल के छात्रों को लगभग 3 लाख टैबलेट बांटेंगे। सरकार का उद्देश्य क्या है? 10वीं और 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को उपकरण देने का है। हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण। 1 जून 2022 से 2 महीने तक चलने वाला हर घर दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू हुआ। इस व्यापक कोविड टीकाकरण अभियान का उद्देश्य सभी पात्र लाभार्थियों को इसके दायरे में लाना और टीकाकरण की गति में तेजी लाना है। यह अभियान 1 जून से 31 जुलाई 2022 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। घर घर जाकर टीकाकरण अभियान के माध्यम से दूसरी खुराक और एहतियाती खुराक के पात्र सभी लाभार्थियों को कोविड रोधी टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। आगे है शोध चक्र पहल। इसमें क्या क्या है? 10 मई 2022 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने शोध कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए एक समन्वित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शोध चक्र की शुरुआत की है। शोध चक्र की मदद से शोधार्थी अपने रिसर्च वर्क को कलेक्ट, स्टोर व ऑर्गेनाइजेशन कर सकेंगे। शोध चक्र का विकास सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क ने किया है। भारत में अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र कैबिनेट ने भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना महाराष्ट्र जीन बैंक की मंजूरी दी है। इस परियोजना के उद्देश्य के तहत महाराष्ट्र में समुद्री विविधता, स्थानीय फसलों के बीज और पशु विविधता सहित आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण करते हुए अगले 5 वर्षों में 7 फोकस क्षेत्रों पर 172.39 करोड़ राशि खर्च की जाएगी। बीमा योजना के प्रीमियम में बढ़ोतरी। केंद्र सरकार ने अपनी प्रमुख बीमा योजनाओं में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पीएमजेजेबीवाई और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना पीएमएसबीवाई प्रीमियम में बढ़ोतरी कर दी है। प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना
के प्रीमियम में 33% की बढ़ोतरी 1 जून 2022 को 330 रुपये से बढ़ाकर 436 रुपये प्रति वर्ष की। वहीं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम को 67% की बढ़ाकर 20 रुपये सालाना किया गया, जो अब 12 रुपये प्रति वर्ष थी। वन नेशन वन राशन कार्ड असम का 36वां और अंतिम वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला प्रदेश बन गया। असम 36वां वन नेशन वन राशन कार्ड लागू करने वाला राज्य बन गया। इसके साथ ही ONORC कार्यक्रम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू किया गया, जिससे भारत में खाद्य सुरक्षा निश्चित हुई। ONORC योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन भी शुरू की। पुनीत सागर अभियान 5 जून 2022 को राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का देशव्यापी पुनीत सागर अभियान का समापन हुआ, जिससे नवीनतम चरण की शुरुआत 30 मई 2022 को की गई। इस अभियान में नवीनतम चरण में 10 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश के लगभग 74,000 कैडेट भाग लिया। इन NCC कैडेटों के साथ देश भर में कई स्थानों पर NCC के पूर्व छात्र, स्थानीय लोग और पर्यटन भी इस अभियान से जुड़े हैं। अब श्रेष्ठ योजना में क्या क्या है देखते हैं। 3 जून 2022 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को श्रेष्ठ योजना की शुरुआत की। इस योजना को लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना के रूप में जाना जाता है। इसका मूल उद्देश्य देश के सर्वश्रेष्ठ निजी आवासीय विद्यालय में बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करके अनुसूचित जाति के लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति पर उत्थान करना है। CBSE के संबंध निजी स्कूलों में कक्षा 9 और कक्षा 11 में प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक SC वर्ग के लगभग 3000 छात्रों को कक्षा 9 में और कक्षा 11 में प्रवेश दिया जाएगा। अनुसूचित जाति के छात्र जो वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में 8वीं और 10वीं में पढ़ रहे हैं, योजना के लिए पात्र हैं। इसमें 2.5 लाख रुपए की वार्षिक आय वाले हाशिए के आय वर्ग से आने वाले SC समुदाय के छात्र पात्र हैं। चयन एक पारदर्शी तंत्र के माध्यम से किया जाएगा, जिसे राष्ट्रीय एंट्रेंस टेस्ट फॉर श्रेष्ठ NETS के रूप में जाना जाता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा 9वीं और 11वीं की कक्षा में प्रवेश के लिए इसका आयोजन किया जाएगा। अब है मिट्टी बचाओ आंदोलन। हम लोग मिट्टी को भी बचाना है, जिसमें है 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में मिट्टी बचाओ आंदोलन पर आधारित कार्यक्रम शामिल हुए। मिट्टी बचाओ आंदोलन मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे सुधारने के लिए जागरूक दायित्व कायम करने के लिए एक वैश्विक आंदोलन है। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव ने मार्च 2022 में इस आंदोलन की शुरुआत की। इसके लिए उन्होंने कितना देश 27 देशों से होकर 100 दिन की मोटरसाइकिल यात्रा शुरू की। 5 जून को 100 दिन की यात्रा 75वां दिन था और कार्यक्रम में प्रधानमंत्री की भागीदारी ने भारत में मृदा स्वास्थ्य में सुधार के प्रति साझा चिंता और प्रतिबद्धता को दर्शाने का काम किया। पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन 5 जून 2022 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के लिए जीवन शैली आंदोलन की शुरुआत की। लाइफ का विचार भारत द्वारा वर्ष 2021 में ग्लासगो में 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन COP26 के दौरान प्रस्तुत की गई। लाइफ का फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट। यह विचार पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को बढ़ावा देना है, जो नासमझी और अपव्यय के बजाय सचेत और जानबूझकर उपयोग के सिद्धांत पर केंद्रित है।
अब है सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं, जिसमें है जून 2022 में बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्रालय ने के विभिन्न प्रभागों में प्रतिभाशाली, गतिशील और आगे की सोच रखने वाले युवा पेशेवरों को शामिल करने के लिए सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम नामक एक योजना शुरू की। सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम युवा पेशेवरों के लिए सक्रिय ऑन द ग्राउंड लर्निंग पर केंद्रित है। इस योजना के माध्यम से इन पेशेवरों को सरकार के कामकाज और विकास तथा नीति संबंधी चिंताओं के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। नन्ही परी कार्यक्रम 10 जून 2022 को उत्तर पश्चिम दिल्ली जिला प्रशासन द्वारा नन्ही परी कार्यक्रम शुरू किया गया। नन्ही परी कार्यक्रम माता पिता को दस्तावेज प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए एक स्थान पर समाधान प्रदान करने की एक योजना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मां और बच्ची को अस्पताल से छुट्टी देने से पहले जन्म प्रमाण पत्र प्रदान करना, आधार कार्ड पंजीकरण कराना तथा जिले के सरकारी अस्पतालों में जन्म लेने वाली लड़कियों के मामले में खाता खोलने जैसी आवश्यक सेवाओं को पूरा करना है। अब है निपुण योजना। देखते हैं निपुण योजना में क्या क्या है। 20 जून 2022 को केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौन है? हरदीप सिंह। हरदीप सिंह पुरी ने निर्माण श्रमिकों के लिए कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नाम से एक अभियान परियोजना का शुभारंभ किया। NIPUN का पूरा नाम क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोशन ऑफ अपस्किलिंग ऑफ निर्मल वर्कर्स है। निपुण परियोजना का आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्रालय के दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की अपनी प्रमुख योजना के तहत 1 लाख से अधिक निर्माण श्रमिकों को नए कौशल और अपस्किलिंग कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण करने की एक पहल है, जिससे उन्हें विदेशों में भी काम करने के अवसर मिलेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार के तहत नोडल एजेंसी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इस निपुण परियोजना के लिए कार्यान्वयन भागीदार बनेगी। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना 18 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मातृ पोषण के लिए 2 योजनाएं मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना एवं पोषण सुधा योजना शुरू की। इसका उद्देश्य जन्म के समय कम वजन वाले नवजात शिशुओं की संख्या को कम करना, साथ ही शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार करना है। अब है सुरक्षा मित्र परियोजना। मित्र को सुरक्षा करो, और वही है केरल राज्य परिवहन मंत्रालय ने सुरक्षा मित्र परियोजना नाम से एक वाहन निगरानी प्रणाली शुरू की है। यह प्रणाली किसी भी दुर्घटना के मामले में संकट संदेश भेजने में सक्षम है। केरल के मोटर वाहन विभाग ने निर्भय योजना के तहत यह परियोजना शुरू की। यात्रा के दौरान कोई अप्रिय घटना होने पर यह प्रणाली मालिकों के मोबाइल फोन पर एक संकट संदेश भेजेगी। सुरक्षा मित्र परियोजना केरल में ही ज़्यादा होता है शुरुआत। माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम 1 जून 2022 को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंताला ने लद्दाख के लेह में माई पैड माई राइट्स कार्यक्रम की शुरुआत की। 7.5 लाख रुपए लागत की मशीनों और सामग्री के साथ नाबार्ड के नए प्रतिष्ठान के माध्यम से यह शुरुआत की गई। डॉक्टर चिंताला ने मशीनों के आधुनिक बनाने के लिए 1 लाख रुपए की अतिरिक्त राशि की घोषणा की, ताकि विभिन्न आयु वर्ग के महिलाओं के लिए अनुकूल और सैनिटरी पैड तैयार किया जा सके।
सुजल योजना 13 जून 2022 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने सरकारी निवास संत कबीर कुटीर से प्रदेश के लिए सुजल योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत कार्यालय में बैठकर अधिकारी जल प्रबंधन कर सकेंगे एवं पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसे फिलहाल पंचकुला के लिए लागू किया गया है। एक दिन में अकेले पंचकुला में 57 मिलियन लीटर लीटर यानी करीब 5.5 करोड़ लीटर से अधिक पानी की बचत इस योजना के माध्यम से की जा सकेगी। एनम एकउत्थम योजना जून 2022 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने 8 वर्ष से कम उम्र के छात्रों के लिए शिक्षा में कोरोना महामारी के कारण आए अवरोध और रुकावट हुए नुकसान की भरपाई करने हेतु एनम एकउत्थम योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? 2025 तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक सुनिश्चित करना है। शिक्षा विभाग सीखने की खाई को पाटने और आकलन करने के लिए कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों की कार्यपुस्तिका और योजनाओं की घोषणा की है। बच्चों को 3 विषय तमिल, अंग्रेजी और गणित में प्रशिक्षण किया जाएगा। बच्चों की सुविधा के लिए कक्षा में इन विषयों को पाठों का संचालन नृत्य, गीत, कठपुतली, खेल, कहानी कहने जैसे वीडियो प्रारूप में तैयार किया जाएगा। अब है सिंगल यूज प्लास्टिक बायवैक योजना। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पर प्रतिबंध ही लगा दिया और केंद्र के फैसले के अनुरूप हिमाचल प्रदेश ने सिंगल यूज प्लास्टिक बायवैक योजना शुरू की। सिंगल यूज प्लास्टिक बायवैक स्कीम के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार स्कूल और कॉलेज के छात्रों में सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम खरीदेगी। इसके लिए सरकार छात्रों को 75 रुपये प्रति किलो का भुगतान करेगी। युवाओं में पर्यावरण संरक्षण की आदत डालने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई। बेदती बरदा नदी जोड़ने की परियोजना। कर्नाटक सरकार को वर्तमान में प्रस्तावित बेदती बरदा नदी जोड़ने की परियोजना के लिए पर्यावरणवादियों की आलोचना का सामना करना पड़ा। बेदती बरदा नदी जोड़ने की परियोजना उत्तर कन्नड़ के सिसी से रायचूर और कोप्पल जिलों के शुष्क क्षेत्रों में लगभग 524 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पंप करने का प्रयास करेगी। इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं को कड़े विरोध का सामना करना पड़ा, जो कहते हैं कि यह परियोजना पश्चिमी घाट के पारिस्थितिकी के रूप से संवेदनशील हिस्सों में 2125 एकड़ जंगलों को नष्ट कर देगी। मध्य कर्नाटक में बरदा नदी तुंगभद्रा नदी की एक सहायक नदी है। वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम G7 समूह द्वारा निर्धन देशों को 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कदम का उद्देश्य चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 से 27 तक अमेरिका एंड उनके सहयोगी देश 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंकड़ों को छूने का प्रयास करेगी। इस साझेदारी का अनावरण अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जर्मनी, कनाडा, जापान, इटली और यूरोपीय संघ के G7 सहयोगियों के द्वारा किया गया। Subscribe my channel.